गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार एसआई मेंस के पेड सेट सॉल्यूशन का सेट नंबर 9, जिसमें देखेंगे जीके जीएस का 80 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सुगंध वृत्त, जिसको कह सकते हैं कि करों को हटाने वाला की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? क्या होगा करेक्ट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, जिनको हम कह सकते हैं कुलोत्तुंग चोल प्रथम। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जान लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि चोल वंश का ये अंतिम शासक थे राजेंद्र तृतीय, और चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ था वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था, जिनको उपाधि दी गई थी गंगे कोंड चोल। ठीक है, इन्होंने उपाधि धारण की थी। राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण भी राजेंद्र प्रथम ने कराया था, ध्यान रखेंगे राजेंद्र प्रथम ने। बात यहाँ पे चोल की करी रहे तो चोल के बारे में थोड़ी सी और भी बात कर लेते हैं। चोल साम्राज्य का जो स्थापना किया गया था किसके द्वारा किया गया था? विजयालय के द्वारा कह सकते हैं। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की थी, जिन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? बताइए कि नहीं किया था, कौन सी पद्धति का प्रयोग उसने नहीं किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, धोखेबाजी उसने नहीं की थी, बाकी सभी चीज़ें कर चुका था। सहायक संधि के लिए काफ़ी फेमस था, आपको पता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। बी.एस. स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था? बताइए कि ऐतिहासिक दूरगामी अभियान कहा था अकबर के किस अभियान को? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात अभियान को। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1572 ईस्वी में अकबर द्वारा गुजरात पर आक्रमण किया गया था, और अकबर ने सबसे पहले, यहाँ से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अकबर ने सबसे पहले गुजरात अभियान के दौरान ही पहली बार समुद्र का दर्शन किया था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगर पहली बार 1572 में, दूसरी बार इसने जब 1573 में गुजरात का द्वितीय अभियान स्टार्ट किया, तो उसी ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा था स्मिथ ने। ठीक है, अकबर के। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो बताइए कि किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस बी, फरुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या 9 जून 1716 में, ठीक है, 1716 में की गई थी। क्लियर, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, इसकी स्थापना की थी या फिर बनवाई थी? तो डेफिनेटली राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, जयसिंह द्वितीय। स्वाई राजा जयसिंह के नाम से भी इनको जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि कालाहारी मरुस्थल स्थित है। बताइए कि कालाहारी जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि जो अफ्रीका महादेश में, जो अफ्रीका महाद्वीप में जो कालाहारी मरुस्थल पड़ता है, वो 3 देशों के करीब करीब कह सकते हैं कि फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका की सीमा के लगभग। इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें तो करीब 9 लाख किलोमीटर स्क्वायर में ये विस्तृत है कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, बोत्सवाना और नामीबिया। दक्षिण अफ्रीका अगर रहता तो उसको भी हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है? अगर चंद्रमा और सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी पर एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा ज्वार उत्पन्न होगा? तो उस कंडीशन में जो ज्वार उत्पन्न होगा वो उच्च ज्वार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस राज्य में क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है? तो बताइए कि क्षेत्रीय दल सत्ता में नहीं है, करेक्ट आंसर क्या होगा? किस राज्य में? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय दल क्या होता है। जिस पार्टी का प्रभाव एक राज्य तक ही सीमित रहता है उसे कहते हैं क्षेत्रीय दल। ठीक है, और जो उसके बाहर रहता है, कई राज्यों में, पूरे इंडिया में फैला रहता है, उसको राजनीतिक पार्टी के नाम से जाना था, राजनीतिक दल कह सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दलों का दर्जा देने का जो अधिकार होता है वो किसको होता है?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए कोड के अनुसार आपको सही बताना है कि यहाँ पे कौन सा विकल्प सही तरीके से मैच करेगा। आपको यहाँ पे बताना किसके साथ है? संविधान के अनुच्छेद और उनके विषय के साथ मैच करना है। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका से, बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 5 की बात करें तो ये नागरिकता से संबंध रखता है, ये भी करेक्ट है। 352 की बात करें तो आकस्मिक प्रावधान, जिसको हम कह सकते हैं राष्ट्रीय आपात, और 245 के अंतर्गत विधायी शक्तियों का वितरण। यानी हम यहाँ पे देखें तो चारों के चारों विकल्प बिल्कुल करेक्ट तरीके से मैच किया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 1 2 3 4 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुट निरपेक्षता का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। अगर हम बात करें कि ये जो स्थापित किया गया था कहाँ पे किया गया था, तो बेलग्रेड में स्थापित किया गया था, सर्बिया के बेलग्रेड में। और हम ये कह सकते हैं किनके द्वारा किया गया था, तो उसको आप याद रखेंगे कि 20 सितंबर 1961 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, नेहरू जी और मिस्र के राष्ट्रपति जो थे वो कर्नल नासिर और तथा युगोस्लाविया के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो मार्शल टिटो। ठीक है, मार्शल टिटो, उन तीनों के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो कहीं कहीं आपको पेपर में डायरेक्ट दिए देखने को मिलेगा नेहरू नासिर टिटो, नेहरू नासिर टिटो। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध इनका असली नाम क्या था? यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, जिसको हिंदी में सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले ये विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था 1987 में। ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, पहले विदेशी नागरिक जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को हाल ही में ये जो कि चर्चा में था, ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? तो मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण के संरक्षण और पुनर्वास के लिए 15,000 युवा लोगों को भर्ती करने की योजना ये बनाई गई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पलाचीमाड़ा जो पर्यावरण की अपार क्षति का कारण चर्चा में था, कहाँ अवस्थित है? पलाचीमाड़ा आपको बताना है कि ये कहाँ पर अवस्थित है। तो पलाचीमाड़ा ये पड़ता है जो कि केरल के पलक्कड़ जिले में अवस्थित एक छोटा सा गांव है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, केरल में पड़ता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं क्या कहलाती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पौधों के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जो जड़ें होती हैं उनको अपास्थनीय मूल कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केसर उत्पन्न होता है? बताइए कि केसर जो होते हैं वो किससे उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्तिका और वर्तिकाग्र से। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि एक कटा हुआ हीरा क्यों चमकता है या फिर जगमगाता है, ये आपको बताना है। एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। प्रणब मुखर्जी के निर्देशन में ये तैयार किया गया था। अगला प्रश्न क्या बनता है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद। ठीक है, तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो इसको आप सही कालक्रम के अनुसार सजा करके बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा है, इसमें तो ज़्यादा आपको फंसने का लायक दिया ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले बंगभंग आंदोलन जो चलाया गया था वो स्वदेशी आंदोलन के विरोध में 1905 में चलाया गया था, यानी कि सबसे पहले 4 होगा। तो सबसे पहले 4 एक तो यहाँ पे मिल रहा है और एक यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो रॉलेट एक्ट 1919
द्वैत शासन का प्रवर्तन इसमें भी 1919 हुई होगा, लेकिन इससे पहले 1916 लखनऊ समझौता हुआ था, क्योंकि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन और इनका जो मिलाप हुआ लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो यानी कि 4 के बाद एक आना चाहिए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कीर्ति स्तंभ तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति का रचना किसने की थी? देखिए मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना की गई थी, कीर्ति स्तंभ की स्थापना 1448 ईस्वी में कुंभा जो राणा कुंभा थे उनके द्वारा स्थापित की गई। इसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि इसकी रचना, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि इसके जो रचयिता थे वो के कान्हा व्यास थे, जो कि इसके रचना के काल में कुंभलगढ़ में ही रहते थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये मानना है कि इसके जो रचना थे वो कवि महेश थे। तो यानी कि यहाँ पे तो कवि महेश दिया गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। अब एग्जाम्स में क्या दिया रहेगा क्या नहीं, अब वहाँ पे आप थोड़ा सा समझदारी से अटेम्प्ट करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, अभिविन्यास से। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चंस का मतलब क्या आप अगर समझ जाएंगे तो राइट आंसर कर पाएंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि अगर किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 प्रोटॉन का मतलब कि जो आपका 2 नंबर पे क्या आता है? हीलियम आता है। अब हीलियम के द्रव्यमान की अगर हम बात करें तो आपको नॉर्मली पता है कि 2 दूना 4, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो द्रव्यमान होगा वो लगभग 4 के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था? सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आप इसका मतलब समझ लिए। प्रिवी पर्स का मतलब क्या है? प्रिवी पर्स का मतलब था कि एक भुगतान जो शाही परिवारों को भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर करने के लिए दिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपने समझ लिया। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 26वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के समय में ये हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। जलधारा से रिलेटेड मैंने अलग से एक ट्रिक बनाई थी, अगर आपने उस ट्रिक को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इस तरह से क्वेश्चंस को करने में बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जो लैब्राडोर की धारा होती है वो एक ठंडी जलधारा होती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा होती है, जो कि ये सही सुमेलित नहीं किया गया, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? बताइए कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली आपने ऑप्शन नंबर ए को ही टिक किया होगा। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि इन कथनों में कौन सा कथन जो वो सही है जवाहरलाल नेहरू के संबंध में। तो चलिए एक एक करके पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। कांग्रेस दल के अध्यक्ष की बात करें 1947 में तो जेबी कृपलानी थे, इसलिए पहला पॉइंट तो गलत हो जाता है। सेकंड में क्या कह रहे हैं कि उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, ये पॉइंट भी गलत है। देखिए संविधान सभा यहाँ पे तो क्लियर नहीं कह रहा है, तो हम अगर बात करें कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो पहले अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सेकंड में बनाया गया था जो कि हम कह सकते हैं राजेंद्र प्रसाद जी को। तो या तो सच्चिदानंद सिन्हा या फिर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इनका संबंध नहीं होगा, ये पॉइंट भी गलत है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो भारत के स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस से जो कि मंत्रिमंडल बनाया था, देखिए ये पॉइंट भी गलत है। अगर हम यहाँ पे देखिए इस पॉइंट का सही उत्तर क्या होगा कि भारत के स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में
देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल जो बनाया गया था गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में बनाया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स यहाँ पे गलत, इसलिए कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट देखिए, गदर पार्टी का नेता कौन था, बताइए गदर पार्टी का नेता कौन था। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाला हरदयाल को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। 1913 में इन्होंने स्थापना की थी सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट प्रश्न क्या बनता है कि कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी यह महती आकांक्षा इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने के हाथ में बंटने की है। यह कथन किसका था। जनरली यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस अपने पतन के कगार पर, यह कथन किसका था। तो सिंपल सी बात है, ये जो कथन था ये लॉर्ड कर्जन ने कही थी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला। तो बताइए कि सबसे कम समय तक कौन चला था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम कह सकते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि मेगावाट बिजली को मापने का इकाई है, जो क्या हम कह सकते हैं इसमें क्या की जाती है, क्या होगा राइट आंसर। मेगावाट तो आपने कई बार सुना होगा। तो देखिए मेगावाट जो होता है वो उत्पादित की जाती है। ठीक है, उत्पादित की जाती है, बिजली को मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। आपने जनरली ये आप जो कि समाचार में सुनते हैं कि यहाँ पे इतना मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता लगाई जा रही है, ये डेफिनेटली आपने सुना होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो ध्यान से पढ़ करके बताइए कि कौन यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देखिए दाब का डाइन के साथ मैच किया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होना चाहिए था, ये गलत है। बाकी को याद रखेंगे, कार्य का जूल, द्रव्यमान का केजी और बल का न्यूटन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा 34 डबल क्वेश्चन है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है, तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। साख सृजन पर क्या प्रभाव होगा। तो अगर कमी की जाती है तो साख सृजन में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जिसको हम कहते हैं सिडबी। ठीक है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ। तो सिडबी का मुख्यालय पड़ता है लखनऊ में, जिसकी स्थापना 1990 में की गई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा जल संयोजी, जिसको स्ट्रेट कहते हैं, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। बताइए कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है कौन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जिब्राल्टर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन गैस सभी प्रकार के जीवधारियों की वृद्धि में सहायक होते हैं। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करती है। क्यों, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ही लेते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो बताइए, तो अगर बात लोकसभा की जाती है अनुसूचित जनजाति की, तो वहाँ पे हम 330 को टिक करेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पे विधानसभा की बात की जाती है तो वहाँ पे हम 332 को टिक करते हैं। तो फिलहाल राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक अगर बात करें संसदीय क्षेत्र तो वहाँ पे आता है महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए थे। तो सबसे पहले कारखाना अधिनियम की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1881 पहला कारखाना अधिनियम इन्होंने ही बनाया था, जिसको कह सकते हैं लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बना था। तो ये आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई है। ये बताइए कि किसके अंतर्गत समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा,
ऑप्शंस नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शंस हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ था, 1938 में हुआ था, उसी में इन्होंने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने के लिए वकालत किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। वेस्ट्रॉन किसका रासायनिक नाम है? बताइए कि वेस्ट्रॉन जो है वो किसका रासायनिक नाम है? ऑप्शंस नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड का। ऑप्शंस बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जोसेफ लिस्टर। ऑप्शंस ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है वनों के विकास और वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सिल्वीकल्चर। ऑप्शंस बी राइट आंसर होगा सिल्वीकल्चर, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि कौन सा कथन असत्य है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप इसको अच्छे से सुधार कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। देखिए एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि जो जूट उत्पादन की दृष्टि से भारत जो होता है विश्व में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक जो इसका 60% भारत खुद उत्पादन करता है, ये तो क्लियर है। जूट उत्पादन की दृष्टि जूट उष्ण एवं आर्द्र कटिबंधीय फसल है, ये तो करेक्ट है। जूट की कृषि मुख्यतः भारत एवं बांग्लादेश के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में की जाती है, ये भी करेक्ट हो जाता है। तो बाकी ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ मिस्टेक किया गया, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि कौन सा अगर सत्य देखें तो वो हमारा ठीक होता है, क्योंकि सत्य यहाँ पे देखते तो 1 और 2 को टिक कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सी और डी में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो क्वेश्चंस में आपका यहाँ पे मिस्टेक हम कह सकते हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोड वैट संबंधित है। जो मोड वैट है वो किससे संबंधित है? तो मोड वैट का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो क्या होता है? मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मोड वैट होता है इसका जो सीधा संबंध होगा वो उत्पादन कर से। मैं आपको बता दूं कि मोड वैट यानी कि संशोधित मूल्यवर्धित कर जो होता है ये एक उत्पादक शुल्क योजना थी, उत्पादक शुल्क पर लगाया जाता था, लेकिन अब इसको कन्वर्ट करके सेनवेट कर दिया गया, ठीक है, सेनवेट में चेंज कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक जो वर्षा हो 100 सेंटीमीटर से अधिक हो, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? बताइए कि तुजू दर्रा जो है वो भारत को किस देश से जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है मणिपुर में, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा का पठार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि सन 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट ये है कि मूल अधिकारों पर प्रारूप, ठीक है, प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? अगर इस क्वेश्चन में अध्यक्षता पूछता तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन का राइट आंसर होता। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर इसी क्वेश्चन में 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता पूछ देता तो वहां पे हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाता। तो फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1928 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना निम्नलिखित में से संबंधित नहीं था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट है
भारतीय इतिहास में औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पे मिलान करना है, बताइए राइट आंसर क्या होगा, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। तो चलिए एक एक करके मैच करके हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या सही होगा। चाहे मैकडोनाल्ड की बात करें तो मैकडोनाल्ड का संबंध था कम्युनल अवार्ड से, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट का 2 के साथ, तो फर्स्ट का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है, या तो हमारा ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, अगर यहाँ पे डलहौजी की बात करें तो डलहौजी का संबंध डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स से हम कह सकते हैं, हड़प नीति से। तो सी का फर्स्ट के साथ देखिए, सी का फर्स्ट के साथ ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। उत्प्रेरक की खोज की गई थी बर्जीलियस के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को यहाँ पे नाम दिया गया, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस कहा जाता है, फिटिलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण होता है ऑप्शन नंबर डी, पिता का RH प्लस फैक्टर और यहाँ पे माता का RH माइनस फैक्टर होना, इस वजह से ये होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात ये पूछी जा रही है कि जो पृथ्वी का कह सकते हैं कि प्लायन वेग है वो क्या है। ठीक है, पृथ्वी के तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपण किया जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि पृथ्वी का प्लायन वेग आपसे पूछा जा रहा है, तो पृथ्वी का प्लायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अगर यहाँ पे चंद्रमा की पूछ लेता तो चंद्रमा के अकॉर्डिंग में होता है 2.38 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चंद्रमा का प्लायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कहीं कहीं सूर्य भी मिलता है कि सूर्य के अगर पूछ ले तो सूर्य का अगर आप तो याद उतना जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 52.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये होता है। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, क्या होगा राइट आंसर। वो मानवीय गतिविधियां कौन सी है जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो मैंने आपको, देखिए आप लोग बहुत डिमांड कर रहे हो कि इकोलॉजी का वीडियो बनाइए, तो मैंने आपको ऑलरेडी इकोलॉजी का वीडियो बना रखा है, अगर आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार चेक किया कीजिए, बहुत सारे टॉपिक्स बन चुके हैं, तो आप लोग डिमांड करते हैं, उससे पहले एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, सही हमें क्रम बताना है। तो सही क्रम अगर हम देखें पारिस्थितिकी तंत्र का है ऊर्जा प्रवाह का, तो सबसे पहले उत्पादक होते हैं, उत्पादक के बाद उपभोक्ता। उत्पादक का मतलब क्या होता है, हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता का मतलब प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता, जैसे कि हम लोग हो गए, जानवर लोग हैं, जानवर के अकॉर्डिंग जो आते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे को जो खाएंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता, और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाते हैं, जिस पे निर्भर होते हैं, वो होते हैं द्वितीय उपभोक्ता। और अपघटक के अकॉर्डिंग देखें तो अपघटक के में जो आते हैं वो बैक्टीरिया को ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। भारत का जो प्रधानमंत्री होते हैं निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। तो बताइए, मूल कर्तव्य के संबंध में सही है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। इन कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए विधायी प्रक्रिया दी गई है। ये विधि कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, यानी कि दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक चीज़ आपको और बता दूं कि मूल कर्तव्य जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया था, तो पूर्व सोवियत संघ कह सकते, रूस के संविधान से लिया गया था। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ होता है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं कि कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है। बताइए कि कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है। कोच्चि के जुड़वा नगर के नाम से हम एर्नाकुलम को जानते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होता है। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ होता है कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ऑप्शन ए राइट आंसर है।
भारत में वरलुंग जांगपो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कल ही मैंने आपको ये क्यूज में पूछा भी था। अगला प्रश्न है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन प्रमाण मिले थे। तो स्थायी जीवन प्रमाण कहाँ से मिले थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़। अब अगर पूछ ले कि मेहरगढ़ कहाँ पे वर्तमान में, तो मेहरगढ़ जो पड़ता है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो बताइए कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि उन घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, रॉयल इंडियन नेवी जो हुआ था ये 1946 कह सकते हैं। ठीक है, जो जल सेना विद्रोह कह सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1943 हम ये कह सकते हैं। ठीक है, 1943 में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, आपको पता है कि गोलमेज सम्मेलन 30 से लेकर के 32 तक चला था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। तो द्वितीय जो होगा यहाँ पे 1931 होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सही कालक्रम होगा 3-2-1, तो 3-2-1 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी जो थे वो कहाँ पर थे? चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बारडोली में। ठीक है, ऑप्शन डी बारडोली। चौरी चौरा घटना कब हुआ था आपको पता है? बताइए। 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैंगा वन विशेषता है। टैंगा वन की विशेषता क्या है? किस क्षेत्र की ये विशेषता है? जो टैंगा वन होते हैं ये समशीतोष्ण क्षेत्र की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जब आपात की घोषणा क्रिया है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है? जब आपात की उद्घोषणा क्रिया में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट प्रश्न ये था कि हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम कब दिया गया था? यानी कि पहले जो लोकसभा था उसको हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता था, लोकसभा नाम कब दिया गया था? तो लोकसभा नाम पड़ा था 1954 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अगला पॉइंट है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो बताइए कि शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है कि प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत मरकरी लैंप में रहता है। विद्युत मरकरी लैंप में क्या रहता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, कम दाब पर पारा को भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कम दाब पर पारा और इसके साथ साथ आर्गन गैस की वाष्पशील आर्गन गैस भी भरा जाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन का राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गी का पितामह कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि वर्गी का पिता? तो राइट आंसर क्या होगा? लीनियस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, लीनियस। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से है। ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया। अब देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता मैंने आपको बताया था कि जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हिरण हो जाएगा और चींटी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शंस में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जो कि यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे 3 अगर कर देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, लेकिन 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। लेकिन लोमड़ी और बाघ की बात करें तो ये द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। इसके लिए माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको कहते हैं CSO के द्वारा की जाती है। और CSO का गठन 1951 में किया गया था, मई 1951 में। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना जो, इसका संबंध किससे है?
कुटीर ज्योति योजना का संबंध होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ओंकेश्वर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी से एक संबंध रखता है। आपको ये बताना है कि ओंकेश्वर परियोजना जो है उसका संबंध किस नदी से है। तो ओंकेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि आवोज जनजाति जो है इसका संबंध क्या है। आवोज जनजाति का संबंधित है किस राज्य से आवोज जनजाति। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम से संबंध रखती है। जनजाति से रिलेटेड मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया था, आप उसको भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके जीएस का क्वेश्चन था जो मैंने आपको पेड सेट में दिया था उसको देखा। इसका मैथ्स का सोल्यूशन मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगा अपलोड करूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।